निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकरविक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अब्रिल मलिक जी। ये बीजेपी के स्पोक्समैन हैं डॉक्टर अब्रिल मलिक जी। आपका स्वागत है अब्रिल जी मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण कुमार जी जुड़े हुए हैं। ये वरिष्ठ हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं थोड़ा ये बता दूं कि आज की जो डिबेट है वो डिबेट का जो मेन मुद्दा है वो है आतंकवाद। आतंकवाद के ऊपर कितना खर्चा करेगी कोई भी सरकार आतंकवाद को रोकने के लिए, क्योंकि आतंकवाद रुक नहीं रहा है। ये आए दिन ये लोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेशन होता ही रहता है। तो इसलिए आज का जो मुद्दा है वो बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा है। तो आप सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अब्रिल मलिक जी से। अब्रिल जी शायद अब्रिल जी आउट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, अब्रिल जी अभी आ जाएंगे। कल्याण जी, आपसे मैं स्टार्ट कर देता हूं, आपको ये ट्रांसफर करता हूं। क्या आतंकवाद को रोकने के लिए क्या कोई स्पष्ट नीति बनाए सरकार, या उसके बारे में क्या किया जाए? देखिए, मेरा मानना यह है कि आतंकवाद किसी पर्टिकुलर चीज को किसी पे थोपने का मतलब होता है। जी। दहशत फैलाना या किसी चीज को, किसी धर्म को या किसी भी मजहब को या किसी भी चीज को एक दूसरे पे थोपने का मतलब होता है आतंकवाद। जी। जैसा कि पाकिस्तानियों ने किया, ये 1973 में एक मंदिर को लेकर आपसी पार्टियों में डिबेट हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, मारपीट हुई, और उसी से एक दूसरे को दबाने के लिए, एक दूसरे पे अपना वर्चस्व रखने के लिए एक खालिस्तानी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया गया, जो आगे जाके खालिस्तानी कमांडो या खालिस्तानी आतंकवादी के नाम से पॉपुलर हुआ। जी। कि कोई आदमी अपने आप को सुपीरियर शो करना चाहता है जी। और किसी को या किसी भी व्यक्ति को दबाना चाहता है, वही एक आतंकवाद होता है। जैसा कि आज के युग में चल रहा है, अभी चल रहा है कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, दूसरे धर्म कहते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है। जो शक्तिशाली होता है, जिसके पास में स्ट्रेंथ होती है, जो ज्यादा पॉपुलर होता है, जो ज्यादा लड़ने में सक्षम होता है, वो अपनी राय दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है, और यही एक आतंकवाद है। ठीक। अभी जैसे हम ओके आप और पूछ लेंगे। अब्रिल जी, भाषा दी है आतंकवाद की। सुनिए बोलिए। जिस प्रकार का बयान इनके द्वारा दिया गया है, मैं समझता हूं उसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए और बयान उल्टा लेना चाहिए। इसके पीछे कई कारण है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं एक एक करके। बताइए। जिस प्रकार से सैनिकों का अपमान कल्याण जी के द्वारा किया गया है, वह बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। मैं कठोर निंदा इसकी करता हूं। मैं आतंकवाद की डेफिनेशन बता रहा हूं सर। एक मिनट मैं आतंकवाद की डेफिनेशन बता रहा हूं। आतंकवाद का अब्रिल जी बोले। अब्रिल जी बोले, आप बोलिए। बोलने दीजिए, आपने बोल दिया, आपका पूरा हो गया। मैं बता देता हूं। देखिए, चिल्लाने से बताइए नहीं है डिबेट वही बोलिए जिसमें तर्क हो, और आपके पास यदि तर्क नहीं तो डिबेट का कोई लाभ नहीं। अब देखिए, जिस प्रकार से मनमोहन सिंह के समय में क्या हुआ, मैं आपको एक एक करके स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, 10 साल में सिर्फ 241 आतंकी ढेर हुए। 10 सालों में 241 आतंकवादी मात्र ढेर हुए। और आप दूसरी ओर मोदी जी के समय की बात कर लीजिए। सर, आतंकवाद किसे कहते हैं? आतंकवाद किसे कहते हैं? आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है वो बताइए सर। किसके समय क्या हुआ ये मत बताइए आप। अभी भी क्या हो रहा है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। कल्याण जी, आपको टाइम मिलेगा, एक बार इनको बोल लेने दीजिए। प्लीज। हाँ, बोलिए। कल्याण जी प्लीज। अब्रिल जी बोले आप अब्रिल जी बोले। इंदिरा गांधी जी का भी अपमान कर रहे हैं। बोलिए। के अजीब
हैं ये इंदिरा गांधी जी का भी अपमान कर रहे हैं। जिस प्रकार से उनके द्वारा भिंडरावाले के विरुद्ध ऑपरेशन चलाया गया था, उसको पढ़कर आना चाहिए था कल्याण जी को। खालिस्तान क्या है एक बार आप पुनः स्पष्ट कर दीजिए। जिसके लिए लोगों ने जान दी, जिसके लिए लोगों ने बलिदान दिए, जिनसे लड़ने के लिए जिन देशभक्तों की जाने गई, उसको देख लेना चाहिए। और जिस तरीके से खालिस्तानियों का आतंक खालिस्तानी देश के खिलाफ कार्य करते हैं, उसको भी आपको बता देना चाहिए। इसको भी बता देना चाहिए किस प्रकार से टेररिज्म बढ़ा है और किसके समय में बढ़ा है, कांग्रेस के समय में बढ़ा है। आज टेररिज्म कब हुआ है, इस बात को गिना दीजिए। और मैं तथ्यों के आधार पर आपको बता देता हूं। 370-35 से किसने हटाई? भारतीय जनता पार्टी ने हटाई, नरेंद्र मोदी जी ने हटाई। अब उसके साथ साथ आप बता दीजिए, आतंकवादियों के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ करके बिरयानी कौन खाया करता था? मनमोहन सिंह। बताइए ना, झूठ क्यों बोलते हैं? यदि आपको तस्वीरें चाहिए तो मैं तस्वीरें आपको दे देता हूं। मैं कानून भी जानता हूं, राजनीति भी जानता हूं। उसके साथ साथ जिस प्रकार से आतंकवाद का जहां तक विषय है, तो आतंकवाद के विषय पर सबसे गहन अध्ययन केवल मेरा ही है। इस बात को मैं इसलिए कह पा रहा हूं, जितने पैनलिस्ट आपके चैनल में जुड़ते हैं, उनमें सबसे अधिक अध्ययन आतंकवाद के विषय पर मेरा ये है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ, खालिस्तानियों के खिलाफ मुहिम मेरे द्वारा चलाई गई। आतंकवादियों के खिलाफ मेरे द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। खालिस्तानियों के खिलाफ मेरे द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। लगातार मैं खालिस्तानियों के विरुद्ध मुहिम चला रहा हूं। और जिस प्रकार से मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी तब लिखा था लेटर, और वो स्वीकार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी थी कि किस प्रकार से अमृतपाल नाम का व्यक्ति इस देश में आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है और इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो कि अमित शाह जी की हत्या करने की धमकी देता है, इंदिरा गांधी जैसा हसर करने की बात करता है। उसके बाद वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन कल्याण जी आतंकवाद की डेफिनेशन बता रहे हैं। अरे भाई साहब, आतंकवाद की डेफिनेशन सब जानते हैं। क्या आप कहना चाह रहे हैं? आपकी डेफिनेशन पूरी हो गई? अब सुन लीजिए, आपकी डेफिनेशन क्या थी। आपने सैनिकों का अपमान किस प्रकार से किया? जिस तरीके से आपने आतंकवाद की डेफिनेशन बता दी, तो आतंकवाद की डेफिनेशन क्या ये नहीं है कि सैनिकों के सिर काट दिए जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जनता के ऊपर गोलियां बरसा दी जाती हैं? आप अध्ययन कीजिए कि आतंकवादी हमले हुए, कहीं भी आतंकवादी हमला हो जाया करता था, कहीं भी बम विस्फोट हो जाया करता था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी। जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, कहीं भी हमला हो सकता था। देश असुरक्षित हो चुका था। इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा आपको। आपकी 10 सालों तक सरकार रही। 10 सालों में मनमोहन सिंह के द्वारा केवल और केवल आतंकवाद को बढ़ाने का कार्य किया गया। और अगर टोटल कांग्रेस का कार्यकाल देखा जाए, तो आजादी से आज तक 60 सालों के दौरान आतंकवाद समाप्त करने की मंशा के साथ कांग्रेस के द्वारा कभी भी कार्य नहीं किया गया। और यदि किया गया हो तो आप मुझे बता दीजिए। और जिस प्रकार से मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भिंडरावाले आतंकवादी था या नहीं? क्या आप उसको संत मानते हैं या खालिस्तान के ऊपर बात हो रही है? और अगर संत मानते हैं आप भिंडरावाले को, तो आप ये भी बता दीजिए वो सेना की गोली से, सेना के ऑपरेशन में क्यों मारा गया था? इंदिरा गांधी ने क्यों ऑपरेशन चलाया था? इसका अर्थ है कि आप इंदिरा गांधी को गलत ठहरा रहे हैं। इस बात को भी स्पष्ट साथ साथ कर दीजिए। हाँ जी, कल्याण जी दे जवाब। कल्याण जी जवाब दे। मैं अविरल जी का सम्मान करता हूं। अविरल जी को अभी कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ ये मनमोहन सिंह कर रहे हैं, मनमोहन सिंह कर रहे हैं। पीछे हिस्ट्री इनको नहीं मालूम, आतंकवाद कैसे पनपा है, किसने पनपाया है, क्या हुआ था। क्या एक मंदिर में या एक गुरुद्वारे में आम इकट्ठा कर लेना और उनको आप ही के लोगों द्वारा सपोर्ट करना, वो आतंकवाद नहीं है? इंदिरा गांधी के टाइम में 1978 में ये आतंकवाद बना, खालिस्तान आतंकवादी। इन लोगों ने अपना धर्म का वर्चस्व लेके, धर्म की आड़ लेके इन्होंने आर्म्स इकट्ठे किए, पैसा इकट्ठा किया, फंड इकट्ठा किया और हथियार इकट्ठे किए और धर्म की आड़ में इन्होंने एक लंबी चौड़ी सेना बना ली।
ये मनमोहन सिंह के टाइम की बात नहीं है, ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। गुरबचन सिंह जो थे और भिंडरावाले थे, इनमें आपस में कलेश हुआ, मारामारी हुई और भिंडरावाले ने उसको एक कैप्चर कर लिया, अपना एक गिरोह बना लिया। गिरोह बनाने के बाद में ये स्वर्ण मंदिर में कब्जा कर लिया इन लोगों ने। इसके बाद में 1983 में वहां पर पंजाब गवर्नमेंट को बर्खास्त किया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, क्योंकि वो एक धर्म की आड़ में बाकी लोगों को बोलने नहीं दे रहे थे। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आतंकवाद किसे कहते हैं? रुक जाओ अमरीश जी, अमरीश जी सुन लीजिए, मैं हूँ सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए सर। मैं हर उस आदमी को आतंकवादी मानता हूँ जो दूसरे को दबाता है। यहाँ से शुरू हुआ ये डेफिनेशन है, यहाँ कोई एग्जाम नहीं चल रहा, डेफिनेशन बताने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप शांत रहिए, आप आदरणीय शांत रहिए, सुनने की कैपेसिटी रखिए सर। आतंकवाद को रोकने का है, बताओ उसके बारे में कल्याण जी बताएं। आतंकवाद को कैसे रोका जाए? आतंकवाद तभी रोक सकते हैं हर आदमी का सम्मान हो, हर आदमी को समानता मिले और हर आदमी को अधिकार समान हो। और एक पर्टिकुलर किसी आदमी को सम्मान देकर पर्टिकुलर आदमी को अगर आप जरूरत से ज्यादा उसको अधिकार देंगे तो वो आतंकवादी बनेगा, वो दूसरे को डोमिनेटेड करेगा, और यही आतंकवाद होता है। आतंकवाद कोई स्पेशल चिड़िया नहीं है, आतंकवाद किसी चिड़िया का नाम नहीं है। आज कोई पहलवान आदमी अगर कमजोर आदमी को दबाता है वो भी आतंकवाद है, अगर किसी की संपत्ति हड़पता है वो भी आतंकवाद है, अगर किसी को मारता है वो आतंकवाद है। बातों से जाहिर होता है। आप शांत रहिए सर। अमरीश जी 2 मिनट रुक जाओ, अमरीश जी 2 मिनट रुक जाओ, आप 2 मिनट बोलिए बोलिए। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी चीज को, मैं मानता हूँ कि आतंकवाद की डेफिनेशन वो है जो हर कमजोर आदमी को पहलवान आदमी ताकतवर आदमी दबाता है, वो आतंकवाद है मेरी नजर में। आतंकवाद किसी से लेना देना नहीं है। आप किसी चीज पर्टिकुलर चीज को लेकर आप किसी आदमी पे हावी हो रहे हो, उसको दबा रहे हो, उसका जीना आराम कर रहे हो, वो भी आतंकवाद है, वो भी आतंकवाद है। कोई चिड़िया नहीं है। इतने सैनिकों ने जान गंवाई, इतने लोगों ने जान गंवाई, आप कह रहे हैं कि ये आतंकवाद है, वो आतंकवाद है। आप क्यों गवाई? क्यों गवाई? आप बता दो क्यों गवाई? क्योंकि जो लोग बाग आपसे आतंकवाद क्या है क्या नहीं है आप सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते आदरणीय, आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप किसी कमजोर आदमी का अधिकार छीनोगे तो वो भी सुनूंगा, पर आप गलत मत बोलना, 10 मिनट में सुन लूंगा। गलत, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं आदरणीय, आप गलत बोल रहे हैं। किसी का अधिकार छीनना भी आतंकवाद है। अगर किसी आदमी को कोई अधिकार गवर्नमेंट ने दिया है और हमारे अगर मान लो संविधान में है, उस अधिकार को आप नहीं करने दे रहे, उसको छीन रहे हैं, तो वो भी आतंकवाद है। आतंकवाद कोई स्पेशल चिड़िया है नहीं, ये सब पाकिस्तान से आ गए, पंजाब से आ गए। इस बात से सहमत हूँ, क्या इस बात से मैं ये कह रहा हूँ 44 जवान आतंकवादी में नीचे गया। आतंकवाद की परिभाषा यहाँ मत बताइए। अरे सुन लीजिए, 2 मिनट मुझे सुन लीजिए, पता चल जाएगा। कल्याण जी 1 मिनट सुन लो, कल्याण जी 1 मिनट सुन लो, अमरीश जी क्या कह रहे हैं, बोलिए बोलिए। देखिए यहाँ देखिए, ये कल्याण जी लगातार आतंकवाद की डेफिनेशन बताने में और आतंकवाद की डेफिनेशन तय करने में लगे हुए हैं। यहाँ आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं बतानी, वो सेना को भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है, आपकी कथा नहीं करनी है तो उसमें यहाँ पे कथा नहीं करनी है, मंत्रों में बदलने डेफिनेशन ऐसा भी नहीं है। अब सुन यहाँ पे लीजिए, कथा नहीं करनी है, आतंकवाद को कैसे रोका जाए और आतंकवाद क्या है कंट्रोल किया जा सकता है, उसको आप बताइए। आतंकवाद को कंट्रोल करने के सुझाव दीजिए, और हम आतंकवाद को कंट्रोल कर रहे हैं, ये तथ्य है। कितना कंट्रोल कर लिया? क्या आज कश्मीर में नहीं हो रहे? आज कश्मीर में जवान नहीं मर रहे हैं, गोलियां नहीं चल रही, हर दिन एनकाउंटर नहीं हो रहा कश्मीर में? आप कह रहे हो कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हो? किस तरह से कंट्रोल हो रहा है आपको मालूम है? सारी डिबेट दबाई जा रही है, सारी न्यूज दबाई जा रही है। मत बोलिए, मैं बहुत लंबे इतिहास में जाओगे अगर आप, मैं एक एक चीज आपको गिना दूंगा कि किस प्रकार शासन काल में
मनमोहन सिंह के शासनकाल में किस प्रकार से सेना के जवानों के सिर काट लिए जाते थे, ये और जो 40 आदमियों को राजनीति के लिए मरवा दिया गया, पुलवामा कांड भूल गए आप, जहां 44 आदमियों को आपने शहादत दिलवा दी, जवान मरवा दिए। 300-350 किलो RDX आया कहां से? अगर आपने आतंकवाद को कंट्रोल कर लिया तो कहां से आया? क्यों नहीं जांच हो रही उसकी? क्यों नहीं जांच हो रही? एक आदमी आपका आई कार्ड लेके, आपकी गवर्नमेंट का कार्ड लेके पूरे विजिट कर रहा है, पूरे मिलिट्री एरिया में विजिट कर रहा है, कहाँ गया वो? बढ़ावा देना नहीं है बिल्कुल भाई, वो बढ़ावा देना नहीं है, उसको आतंकवाद नहीं कहते। कि पूरी सीक्रेसी, मिलिट्री की पूरी सीक्रेसी, एक जनरल आदमी जो आपका कार्ड लेके, आपके मंत्रियों का कार्ड लेके मिलिट्री एरिया में घुसता है, वहां की इंक्वायरी लेता है, प्रोटोकॉल का सारा यूज करते हैं, मिलिट्री की गाड़ियां यूज करते हैं, और फिर बाहर विदेश में उनको सारी लीकेज देता है, वो आतंकवाद नहीं है आपकी नजर में? तो इंडिया में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप उसमें जाना ही नहीं चाहते। आप मनमोहन सिंह करे जा रहे हैं। 350 के RDX आया कहां से, आप बता सकते हैं मेरे को? और उसमें क्या डिबेट चल रही है, क्या इंक्वायरी हो रही है, कहां से हो रही है, क्यों नहीं हो रही है उसमें? आपने कभी पूछा? आप नहीं पूछेंगे क्योंकि वो आपकी गवर्नमेंट में हुआ है, आपको उससे सत्ता मिल गई है, आप राजी हो गए, आप एक दूसरे को दबाना चाहते हैं, डोमिनेटेड करना चाहते हैं, यही आतंकवाद है। आप किसी को दबाओगे, आतंकवाद पनपेगा। किसी को अगर किसी अधिकारों का हनन करोगे, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, मरेगा भी, और वही आतंकवाद होगा। इसलिए श्रीमान, जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों का यूज करने दो। जी सर। कल्याण जी, इससे देश का तो हित नहीं हो रहा है, देश का तो अहित ही हो रहा है। अगर आतंकवाद पनपता है तो देश का अहित हो रहा है, देश का पैसा मिलिट्री के ऊपर खर्च हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा इसको कुछ हो जैसे इसको कंट्रोल किया जाए, आतंकवादी कंट्रोल हो, इन्फिल्ट्रेशन कंट्रोल हो। पाकिस्तान से देखिए लोग आते हैं, मार के चले जाते हैं, तो क्या हमारे जवानों की शहादत इतना आसान हो गई है? इसमें पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर डिसाइड करें, रूल बनाए, कैसे रोका जाए उस पर डिस्कस करें। उस पर एक दूसरे पर दोषारोपण करने से आतंकवाद नहीं रुकने वाला है कि मैंने आप पे कर दिया, आपने मेरे पे कर दिया, तो करते रहो आप, वो तो चलते रहेंगे, फायदा उठाते रहेंगे। इनको मिलके जो सत्ता पे जो गवर्नमेंट है उसको सोचना है कि किससे राय ली जाए, किससे डिबेट की जाए, कैसे रोका जाए, मिलिट्री वालों से राय ली जाए, और कहां से आ सकते हैं आतंकवादी, कहां से हो रहा है उसकी राय ली जाए। जैसे कि इंदिरा गांधी ने जो है 1984 में भिंडरावाले को समाप्त किया, अगर इंदिरा गांधी नहीं करती, नहीं उसमें स्वर्ण मंदिर में घुसती, तो आज वो आतंकवाद पूरे शहर में फैल जाता, चारों तरफ फैला हुआ था। और आज उसी के कारण जो है कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी है। अगर कांग्रेस भी उसको बढ़ावा देती रहती तो कोई कुछ नहीं होता, उनकी गवर्नमेंट बनी रहती। इसलिए सत्ता के लालच में देशवासियों को और हिंदुस्तानी सेना को नहीं मिलवाए, इनको सत्ता दल और विपक्षी दोनों बैठकर डिसाइड करें कि क्या नियम बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आतंकवादियों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, आतंकवादियों को हथियार कहां से सप्लाई हो रहे हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कहां से एंटर हो रहे हैं आतंकवादी उसकी होनी चाहिए, और उसको सारा का सारा तैयार करना चाहिए। अभी संसद में 3 या 4 व्यक्ति घुसे, वो एक इनके पार्टी के आदमी ने पास अवेलेबल करवा दिए, उसकी क्या इंक्वायरी हुई? वो तो सुरक्षा में कुछ ढील हो गई थी, उसकी वजह से हुआ था। दोषारोपण कर दो। अब्रिल जी, कश्मीर के बारे में कुछ हाईलाइट करें। कश्मीर में कंट्रोल तो हो गया है, कश्मीर में अभी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, वहां के बारे में बताएं अब्रिल जी। देखिए, बताइए। जब से हमारी सरकार बनी है जी कश्मीर में शांति है जी, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति व्यवस्था बहाल है, इस बात को आपने भी देखा होगा और नोट किया होगा। जी उसके साथ साथ जिस प्रकार से लगातार कार्य चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं। और जिस तरीके से, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, तो जब इनकी सरकार हुआ करती थी तो किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ा हुआ था, वो आपने भी देखा होगा। और जिस तरीके से, चाहे वो उग्रवाद की बात हो, नक्सलवाद की बात हो, देश के अलग अलग हिस्सों में जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तब बड़े हुए थे, उग्रवाद भी बढ़ा हुआ था जब इनकी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, नक्सलवादी भी आगे मजबूत हो रहे थे।
नक्सलवाद भी बढ़ा हुआ था, खालिस्तानी भी एक प्रकार से काफी मजबूत स्थिति में थे जब इनकी सरकार हुआ करती थी। या खालिस्तानियों को, आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को कंट्रोल करने में असमर्थ नजर आएंगे, आपने उस समय देखा होगा। और जिस तरीके से ये लगातार जेएनयू गैंग को, शाहीन-बाग गैंग को और टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जिहादियों को समर्थन देते हैं, वो आपने भी देखा होगा कांग्रेस के लोगों के द्वारा किस प्रकार से जिहादी तत्वों को समर्थन दिया जाता है, स्पष्ट खुलकर दिया जाता है, वो आपने भी देख लिया होगा। और सोनिया गांधी इस विषय पर नहीं बोलती कि कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ, उस विषय पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं बोलेंगे। जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, टीकालाल टपलू जी की हत्या के विषय पर कांग्रेसियों के मुंह में दही जम जाती है। और जिस तरीके से टीकालाल टपलू जी की हत्या हुई, उस विषय पर कांग्रेस का कोई व्यक्ति बयान नहीं देना चाहता। ये जिहादियों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो आपने देखा होगा जिहादियों को कंट्रोल करने का, आतंकवाद को कंट्रोल करने का, नक्सलवाद, उग्रवाद को कंट्रोल करने का, उसके साथ साथ खालिस्तानियों को कंट्रोल करने का कार्य जिस प्रकार से लगातार चल रहा है, उस कार्य को लगातार हम बढ़ा रहे हैं कि इनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन ये इस पर ध्यान नहीं दे सके, इनकी वो नाकामी है। इस बात को कांग्रेस के लोगों को स्वीकारना चाहिए। और जहां तक आज का विषय है, तो मैं समझता हूं लगातार भारतीय जनता पार्टी जनहित में कार्य कर रही है। जनता की भलाई के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से जनहित के कार्य हम कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, जो युवा भटक जाया करते थे शिक्षा के अभाव में, जो युवा भटक जाया करते थे मदरसे के कारण, जो युवा भटक जाया करते थे किसी मुल्ला मौलवी की सीख के कारण, आज वो उनके हाथ में लैपटॉप है, पत्थर नहीं है। जब से 370 से हटी है, तब से ये परिवर्तन आया है। इन्हें देख लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में AK-47 और पत्थर की बजाय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर की आवाम के, जम्मू कश्मीर के युवा के हाथ में लैपटॉप देने का कार्य हमने किया है। पत्थर की बजाय पत्थर छुड़वाकर लैपटॉप सौंपने का कार्य जम्मू कश्मीर के युवाओं को यदि किया गया है किसी के द्वारा, तो नरेंद्र मोदी जी लगता है अब्रिल जी का ऑडियो खराब हो गया है। हाँ बोलिए अब्रिल जी। आवाज आ गई अब्रिल जी, आवाज आ गई, बोलिए। जनहित का कार्य देखिए, केवल और केवल जनहित का कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। जी जनहित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, ये परिवार हित की बात करते हैं, ये निजी लाभ की बात करते हैं। हम जनता के लिए फैसले लेते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं, ये निजी हित के कार्य करते हैं। ये राष्ट्र हित नहीं देखते, ये जनता का हित नहीं देखते। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ईमानदारी के साथ देश को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार लोग नहीं है। हमारे किसी एक भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और इनके कई नेता उस समय जो हुआ करते थे मंत्री, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। प्रधानमंत्री तक पर भ्रष्टाचार के आरोप कैसे लगे, ये आपने देखा हो। उसके साथ आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं, हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने इस बात को देखा भी होगा, समझा भी होगा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार कार्य कर रही है, निरंतर कार्य कर रही है, तो उसके आधार पर आपने जाना होगा, समझा होगा, परखा होगा एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते कि किस तरीके से आतंकवाद को कंट्रोल करने का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। आतंकवाद को कंट्रोल करने का प्रयास हम कर रहे हैं।
और ये सामने आ रहा है, तथ्यों के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, तथ्यों के आधार पर मैं बता रहा हूं। जी जी जी, आवाज आ रही है जी? अब्रिल जी आ रही है। अब्रिल जी, अब आप मुझे ये बताएं कि पंजाब में खालिस्तानियों का कंट्रोल हुआ है कि बोलिए बोलिए, पंजाब पे बोलिए, पंजाब। जी, पंजाब की जहां तक बात है तो खालिस्तानियों जी का जी कंट्रोल करना, खालिस्तानियों को कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है आम आदमी पार्टी के द्वारा। जी जी ये खालिस्तानियों को कंट्रोल में नहीं ला सकते। जी हम जी खालिस्तानियों को कंट्रोल कर सकते हो हमारी अमित शाह जी के द्वारा ही, हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, हमारे अमित शाह जी के द्वारा ही अमृतपाल को गिरफ्तार कराया गया। अमित शाह जी के कारण अमृतपाल गिरफ्तार हुआ, ये आपने देख लिया जी होगा। और जहां तक बात है इस व्यक्ति की, भगवंत मान की आप बात कर लीजिए, जी तो भगवंत मान के द्वारा खालिस्तानियों को कंट्रोल करने की बजाय ये व्यक्ति खालिस्तानियों से मिला हुआ है। अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों के संग मिला हुआ है, खालिस्तानी नेताओं से मिला हुआ है। और ये मैं बयान इसी प्रकार से नहीं दे रहा हूं हवा में, ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, ये कुमार विश्वास जी के द्वारा स्पष्ट किया गया, आपने भी देखा होगा, सुना होगा। जी, और हम बिल्कुल उसी बिल्कुल। बात को कहते हैं, उसी चीज को हम प्रमोट करते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई तथ्य मौजूद होता है। और जिस तरीके से लगातार लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी के लोग जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है, बहुत ही दुखद है। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं उठाना चाहता हूं निजी तौर पर। जी मैंने बहुत जगह देखा, मैंने कई जगह देखा कि भिंडरा वाले की फोटो पीछे लगाकर घूम रहे हैं, गाड़ी के आगे लगाकर घूम रहे हैं, उसकी फोटो की टी शर्ट बनवा करके युवा घूम रहा है। तो मैं समझता हूं जो भिंडरा वाले का समर्थन करे, उसके पोस्टर को लगाए, वो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। ऐसे व्यक्ति को टॉलरेट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता मैं कहता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से भिंडरा वाले के द्वारा आतंकवाद को बढ़ाने के, आतंकवाद को प्रमोट करने के कार्य, आतंकवाद को शक्ति प्रदान करने के कार्य जिस प्रकार से भिंडरा वाले के द्वारा किए गए, और भिंडरा वाले सेना की गोली से मरा, तो जो सेना की गोली से मरा, जो ऑपरेशन जिसके लिए चलाया गया, केंद्र सरकार को जिसके लिए ऑपरेशन चलवाना पड़ा, तो मैं जानना चाहता हूं निजी तौर पर भी, मैं पार्टी का स्टैंड कोई नहीं रख रहा हूं, मेरा निजी ओपिनियन भी है, और मैं केसरिया रक्षा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते खालिस्तानियों के खिलाफ लंबी मुहिम चला रहा हूं, और मुझे लगातार धमकियां भी आती हैं खालिस्तानी आतंकवादियों से, और उसकी पुलिस को भी सूचना है। मैं एफआईआर भी कई बार दर्ज करा चुका हूं, हमला करने का भी कई बार मेरे ऊपर प्रयास किया गया है। और जिस तरीके से, वो एक अलग विषय है कि किस प्रकार से लगातार कार्य चल रहा है, लगातार मुझे धमकियां आती हैं, विदेशों से धमकियां मुझे आती हैं, हत्या कर देने की धमकियां, गोलियों से छलनी कर देने की धमकियां जो विदेशों से आती हैं, कनाडा से आती हैं, अलग अलग देशों से आती हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं इस बात को बता देना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से भिंडरा वाले को उस आतंकवादी को सेना की गोली से मारा गया, भिंडरा वाले को, तो मैं निजी तौर पर जानना चाहता हूं कि कैसे किसी को अधिकार मिल जाता है उसकी फोटो लगा करके घूमने का। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो भिंडरा वाले की फोटो लगाकर घूम रहा है, क्योंकि वो संत नहीं, वो आतंकी है, क्योंकि सेना की गोलियों से मारा गया है। और सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए, पंजाब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार से घूम रहा है उसके ऊपर, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। जो भी व्यक्ति भिंडरा वाले की फोटो लगाकर घूम रहा है, भिंडरा वाले को संत मानता है, भिंडरा वाले को संत मानने वाले व्यक्ति, भिंडरा वाले को प्रमोट करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जी जी, अब्रिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब्रिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टाइम हमारे पास इतना ही था। बहुत अच्छा आपने बताया कि कैसे कंट्रोल किया जाए, और बीजेपी ही एक ऐसी
पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं, जो कि कंट्रोल